लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का थमा प्रचार। 10 राज्यों की 93 सीटों पर 13 मई को पड़ेंगे वोट। पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज मैदान में। ओडिशा में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, विपक्ष पर बोला हमला, कहा 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के 75 साल के रिटायरमेंट के सवाल पर वार किया। बोले रिटायरमेंट भाजपा के संविधान में नहीं, अगले साल 75 के हो जाएंगे पीएम मोदी। दक्षिण दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मेरा कसूर इतना कि फ्री शिक्षा और फ्री बिजली दी। यूपी में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, सपा और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन को पाकिस्तान की चिंता, देश में मोदी लहर। और यूपी के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, बहराइच में बाइक रैली और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए मांगे वोट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से हैं। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चौथे चरण की वोटिंग के लिए अब प्रचार थम चुका है। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगा मतदान। आपको बता दें, 1717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 5 केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व सीएम इस चौथे चरण में चुनावी मैदान में है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13, मध्य प्रदेश की 8, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, उड़ीसा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थम चुका है। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी। तो 5 केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व सीएम इस चौथे चरण में चुनावी मैदान में है। 5 केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व सीएम मैदान में है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी सही राम पहलवान के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा रोड शो का आयोजन किया। इस रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक नरेश यादव ने के न्यूज संवाददाता आशा खान से बात करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद लोकसभा चुनाव पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, के न्यूज के रिपोर्टर ने ये खास बातचीत की है। कल जो अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई है, लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। लाखों की संख्या में आज मेहरौली विधानसभा के अंदर जो रोड शो हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कितना बड़ा तादाद में लोग आए हुए हैं। चूंकि 1 जून तक क्या लगता है चुनावों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जबरदस्त प्रभाव। और आम आदमी पार्टी की जितनी भी सीटें हम लड़ रहे हैं, उन पे सब पे अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा और इसमें हमें सीटों का बहुत फायदा होगा। तो देखिए, आप सुन रहे थे विधायक नरेश यादव को, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने के बाद यहाँ लोकसभा चुनाव के पर एक भारी पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली से के न्यूज के लिए अफशा खान। संवाददाता आफशा खान ने यह खास बातचीत की जिसको मैंने आपको दिखाया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का क्या कुछ कहना रहा, इसके पलटवार में सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री करके दिखाओ। एक अपराधी को जो अपराध बोध होना चाहिए वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आपको पता है कि आपने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए 50 दिन अंदर थे और अग्रिम जमानत मिली है प्रचार के लिए। 2 तारीख को क्या, तब कौन सा जश्न मनेगा? जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं कि आपकी सोच को भी खत्म, क्या सोच है आपकी? दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी आपकी सोच ने बनाया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई आपकी सोच ने दी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला आपकी सोच ने किया। शिक्षा के नाम पर पैसे कमाना आपकी सोच ने किया। जिस स्वास्थ्य क्रांति का आप बात करते उसमें घोटालेबाजी आपकी सोच ने की। और सबसे बड़ी सोच तो आपकी शराब का घोटाला है।
अगली खबर का भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को वोटिंग हुई थी। ईवीएम को पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम 3 लेयर सिक्योरिटी में रखी गई है, लेकिन 4 दिन का समय बीत गया है। पार्टियों के एजेंट अभी तक 24 घंटे जो निगरानी करने की बात कर रहे थे, निगरानी करते हैं, वो करते नहीं दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक एजेंटों के कार्ड नहीं बन पाए हैं। पुरानी जेल के स्ट्रांग रूम से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। प्रदेश की पुरानी जेल पर जहां पर 7 विधानसभा की जो ईवीएम मशीन है स्ट्रांग रूम के अंदर रखी गई और काफी सुरक्षा में रखे हुए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये बैरिकेड लगाए गए, 3 लेयर व्यवस्था की गई हो और पुलिस का पुख्ता चौक चौबंद व्यवस्था है। और हालांकि पहले जब विधानसभा चुनाव जब था, जब हमने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए थे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है किसी प्रकार से ना तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं और ना कांग्रेस के दिख रहे हैं। हालांकि एक कारण ये भी है कि जो है वो प्रतिनिधि हैं उनके अभी पास नहीं बने, इसलिए वो लोग यहाँ पर डटे नहीं हुए। लेकिन एक देखने वाली बात होगी कि हालांकि अभी जो ईवीएम जो मशीन है वो स्ट्रांग रूम के अंदर पूरी सिक्योरिटी में रखी गई। तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी 4 जून के बाद रिजल्ट क्या आता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुनील मालवीय, न्यूज़ इंडिया, भोपाल। अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां सुप्रिया सिनेत के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े हैं सपा कार्यकर्ता, एक दूसरे से माफी मांगकर मामले को हालांकि पटाक्षेप किया है। सपा जिलाध्यक्ष आपको बता दें, सपा जिलाध्यक्ष पर गालियों की बौछार की गई है। पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप शुक्ल और सपा जिलाध्यक्ष के बीच गाली गलौज हुई है। निजी होटल में प्रेस वार्ता के बाद आपस में झड़प हुई है। आपको बता दें, सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर से गाली गलौज देखने को मिली है। एक दूसरे से माफी मांगकर मामले को हालांकि खत्म किया है। तो महाराजगंज से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पटाक्षेप, सपा जिलाध्यक्ष पर गालियों की बौछार की गई। आपको बता दें, पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप शुक्ल ने गाली गलौज की। निजी होटल में प्रेस वार्ता के बाद झड़प देखने को मिली है। सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर से ये गाली गलौज की गई। तो एक दूसरे से माफी मांगकर हालांकि मामले को पटाक्षेप मामले का किया है। महाराजगंज से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रिया सिनेत कांग्रेस नेता जिनके कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और एक दूसरे पर जमकर गाली गलौज की। बाद में एक दूसरे से माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का बीसलपुर से। अगली खबर है, कलयुगी बेटे ने मां की जहर देकर हत्या की है। पुलिस ने आरोपी कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया है। एक दिन पूर्व मां को आरोपी ने दौड़ा कर पीटा था। 3 बहनों में इकलौता है आरोपी ये। एक दिन पूर्व ही मां को दौड़ाकर पीटा था। 3 बहनों में इकलौता ये आरोपी बताया जा रहा है। तो बीसलपुर से अहम खबर, कलयुगी बेटे ने मां की जहर देकर हत्या की है। पुलिस ने आरोपी कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एक दिन पूर्व मां को आरोपी ने दौड़ाकर पीटा था। 3 बहनों में इकलौता है आरोपी युवक। तो बीसलपुर से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कलयुगी बेटे ने जहर देकर मां की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तीन बहनों में ये अकेला आरोपी बताया जा रहा है। अकेला बेटा था जिस मां की उसने हत्या की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार में फंसे यूपीआरएनएन के अपर परियोजना प्रबंधक कानपुर एयरपोर्ट के निर्माण में धांधली का आरोप लगा है। संजय कुमार सिंह के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की गई है। उप लोकायुक्त ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी है।
3 जून तक प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को देनी होगी रिपोर्ट। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहा है, 3 जून तक प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट देनी होगी। आय से अधिक संपत्ति में जांच की मांग की गई है। लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार में फंसे यूपी आरएनएन के अपर परियोजना प्रबंधक कानपुर एयरपोर्ट के निर्माण में धांधली का आरोप लगा है। लखनऊ से अहम खबर, भ्रष्टाचार में फंसे यूपी आरएनएन के कानपुर एयरपोर्ट के निर्माण में धांधली का आरोप लगा। यह अहम खबर, संजय कुमार सिंह के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की गई। उप लोकायुक्त ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें 3 जून तक प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को देनी होगी रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति में जांच की मांग की गई है। तो भ्रष्टाचार में फंसे परियोजना प्रबंधक कानपुर एयरपोर्ट के निर्माण में धांधली का आरोप लगा है। यह अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है। ऐसे में कानपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर अब मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन जुट गया है। 13 मई को मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। कानपुर में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव निपटाने को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वहीं लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से डीसीपी क्राइम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने चुनाव शांतिपूर्ण निपटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया। उन्होंने ये बात कही। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। चौथे चरण के मतदान से पहले कानपुर में की गई तैयारी को लेकर के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप लोगों ने भी काफी, सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो मतदान के लिए हम लोग लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों को मतदान ड्यूटी के लिए लगा रहे हैं, जिसमें लगभग 6,000 उपनिरीक्षक और कांस्टेबल्स हैं और इसके अलावा लगभग 6,000 होमगार्ड्स हैं जो मतदान ड्यूटियां करेंगे। इसके अलावा हमारे जनपद से लगभग 6,000 फोर्स जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करेगा। कुल मिला के 17,291 लोग इस पूरी ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं। हमने बाहर से 24 कंपनी, 2 प्लाटून सीएपीएफ और 4 कंपनी पीओके मिली है। जो सीएपीएफ मिली है इसको हमने स्ट्रॉन्ग रूम में, यूआईटी में और एसएससी के साथ में चेकिंग करने के लिए आप सेक्शन लगाएंगे। इस प्रकार से लगभग हमने 309 मतदान केंद्र कवर किए हैं। मतदान होना है, मतदान से पहले क्या तैयारियां कर ली गई हैं, ये जानने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी आरके सिंह के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, 13 मई को चुनाव होना है, वोटिंग है, क्या तैयारियां कर ली हैं आपने? इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मतदान से संबंधित सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो हमारे पोलिंग पर्सनल संबंधी तैयारी हो, ईवीएम की कमीशनिंग हो चुकी है, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी की। इवन पोलिंग बूथ हमारे तैयार हो रहे हैं और उसमें जैसा कि इसको जो हमारी हीट वेव है उसको देखते हुए वहाँ पे छाया का प्रबंध, पानी का प्रबंध और सामुदायिक सुविधाओं का प्रबंध वहाँ पे कराया जा रहा है और लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। साथ ही पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपने कहा कि क्या कर रहे हैं, तो उसमें हम बताना चाहेंगे कि करीब जो है चुनाव घोषणा होने से पहले से हम लोग जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने कानपुर नगर में, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे वो हमारे औद्योगिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, आईएमए हो, सभी प्रकार के संगठनों को जोड़ करके एक शहर में जो है इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार समूहों ने भी मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम कराए। कुछ पर्यावरण संबंधी संस्थाएं जिन्होंने भी पर्यावरण के साथ साथ जो है मतदाता जागरूकता पे भी अभियान चलाया, कार रैलीज हुई, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। सर, हर बार जैसे मॉडल बूथ बनाए जाते हैं, स्मार्ट बूथ बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं करी जाती है, दिव्यांगों को देखते हुए क्या कुछ करा गया है? इस बार भी एक दिव्यांग बूथ है हमारा और मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं दिव्यांगों के लिए। खास तौर से हमने 500 पोलिंग स्टेशन पे
एलिम्को के माध्यम से हमने वहाँ पे रखा है, जो व्हील चेयर्स है उसकी व्यवस्था की हुई है, और एनसीसी के छात्रों के माध्यम से उसकी व्यवस्था कराई गई है इन लोगों ने। सर कितना टारगेट रखा है? जिस तरीके से मेहनत करी जाती है लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आ पाता, प्रतिशत नहीं बढ़ पाता है, तो क्या लगता है? हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोग जो है निकले मतदान के लिए, और ये चूंकि लोकतंत्र में मतदान एक सशक्त माध्यम है अपना विचार व्यक्त करने का, तो लोगों को मत देने के लिए निकलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कानपुर के जिलाधिकारी राकेश सिंह, जिनका कहना है कि लोग अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। 2 घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों की चोरी की गई है। 24 घंटे में चिन्हट के 2 इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कमता इलाके में 20 लाख के जेवर चोरी किए गए हैं। 24 घंटे में चिन्हट के 2 इलाकों में ये चोरी की बड़ी वारदातें सामने आई हैं। लखनऊ से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस ने 4 दिन बाद हालांकि एफआईआर दर्ज की है। कमता इलाके में 20 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, 2 घरों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई है। 24 घंटे में चिन्हट के 2 इलाकों में चोरी की गई है। आप रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको बता दें अविनाश पांडे, अभय दुबे और सीपी राय इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ से अहम खबर, कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आपको बता दें अविनाश पांडे, अभय दुबे, सीपी राय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, युवती का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल हुआ है। पिस्टल के साथ रील बनाती नजर आई है युवती। सिमरन नाम की युवती वायरल हुई है। सिमरन वायरल क्रिएटर के नाम से है अकाउंट इसका। सिमरन यादव ने किया खुलेआम असलाह प्रदर्शन। लखनऊ से अहम खबर, युवती का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल हुआ है। पिस्टल के साथ रील बनाती नजर आई है युवती। आपको बता दें सिमरन वायरल क्रिएटर के नाम से अकाउंट है इसका। सिमरन यादव नाम की ये महिला है। सिमरन यादव ने खुलेआम असलाह का प्रदर्शन किया है। तो लखनऊ से अहम खबर, युवती का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल हुआ है। पिस्टल के साथ रील बनाती नजर आई है युवती। आपको बता दें सिमरन वायरल क्रिएटर के नाम से इस युवती का अकाउंट है। सिमरन यादव ने खुलेआम असलाह का प्रदर्शन किया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये सिमरन यादव नाम की महिला खुलेआम रील बनाने के दौरान असलाह का प्रदर्शन करती नजर आई। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, हाथ में असलाहा लहराते रील बनाने का ये युवाओं पर जो जुनून सवार है, और ऐसे में ये तस्वीर भी सामने आई है। लखनऊ से अहम खबर, रील का नशा युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। और सिमरन यादव नाम की ये महिला जो लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम रील बनाने के दौरान असलाह लहराते पाई गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भरत सेठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। भरत, रील बनाने का ये जो नशा है युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है, लखनऊ की ये वायरल तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिमरन नाम की ये महिला जो असलाह खुलेआम असलाह लहराते हुए रील बना रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल लगातार ये सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जहां पर जो युवा युवतियां हैं जो असले का खुला प्रदर्शन करती हैं। उसी के सेम एक जो सिमरन है जो लगातार इसके फॉलोअर्स बहुत है, अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए लगातार ये भी वीडियो अपलोड करती रहती है। लेकिन इस बार इसने लखनऊ की जो कह सकते हैं हाईवे पर एक ऐसा वीडियो बनाया जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और उस वीडियो में ये असले का साफ तौर पर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन कहीं से इसको भारी पड़ सकता है, और लगातार इस तरीके के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर देखे गए। अपने वीडियोस को लोग बढ़ाते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स को लोग बढ़ाते हैं,
कारण लगातार ऐसे वीडियोस बनते रहते हैं। लेकिन इस बार लखनऊ की रहने वाली सिमरन यादव है, इसका सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो चुका है। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से असले को हाथ में उठा के उसका प्रदर्शन कर रही है और साथ में डांस कर रही है। कल अब वीडियो वायरल हो चुका है। अब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात है। लेकिन लगातार इस तरीके का वीडियो वायरल करना, कहीं ना कहीं वीडियो आना और लोगों को बनाना, ये अजीब सा नशा लोगों को हो गया है कि जिस तरीके से असले का प्रदर्शन करके अपने वीडियोस को बनाना, इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स को बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं प्रचलन जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। जी निश्चित रूप से भरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ये तस्वीर लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर के स्वरूप नगर में स्थित एलन किड्स में आज सेंसरी फ्रेंडली मॉर्निंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चों को अपने शरीर के 5 महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन की जानकारी दी गई। इसी के साथ ही मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक फोटो बूथ भी लगाया गया, जिसमें माओ ने अपने नन्हे मुन्नों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। एलन किड्स स्वरूप नगर की सेंटर हेड नलिनी भार्गव ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चों को घर में कैसे पढ़ाना है। तो स्वरूप नगर के एलन किड्स बच्चों को सेंस ऑर्गन के लिए जागरूक किया गया। मदर्स डे के मौके पर लगाया गया फोटो बूथ। सेंटर हेड नलिनी भार्गव ने यह जानकारी दी। तो सेंसरी फ्रेंडली मॉर्निंग का आयोजन किया गया है। स्वरूप नगर के एलन किड्स में यह आयोजन किया गया है। बच्चों को सेंस ऑर्गन की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, मदर्स डे के मौके पर लगाया गया है फोटो बूथ। सेंटर हेड नलिनी भार्गव ने यह जानकारी दी है। कानपुर के एलन किड्स में यह आयोजन किया गया है, जिसमें सेंसरी फ्रेंडली मॉर्निंग का आयोजन किया गया है। स्वरूप नगर के एलन किड्स में यह आयोजन किया गया है। बच्चों को सेंस ऑर्गन की जानकारी देने के लिए यह आयोजन किया गया है। मदर्स डे के मौके पर फोटो बूथ भी लगाया गया। सेंटर हेड नलिनी भार्गव ने इस दौरान जानकारी दी। सर, ये हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में हमने बच्चों को इस करिकुलम में, हमारे करिकुलम में ये इस यूनिट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड कराई हैं इस क्लासेस में भी। आज उसका एक तरह से कल्मिनेशन है, फिनाले है, कि हम चाहते थे कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो इसमें। पेरेंट्स को भी पता रहे कि किस तरह से हम लोग बच्चों को एंगेज करते हैं और किस तरह से उनको सिखाते हैं कि आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है कितनी इम्पोर्टेंट है और उसके क्या फंक्शंस हैं और इनको किस तरह से आपको वैल्यू करना चाहिए। मैम, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो उनके गार्जियंस हैं, इस तरीके के प्रोग्राम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे यही बताना चाहते हैं कि हमेशा जो है बच्चा सिर्फ आप कुछ बोल कर नहीं सिखा सकते, हमेशा उनको एंगेज करना चाहिए। और आप को एजुकेटर्स हैं, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में आप बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। तो उनको डे टू डे एक्टिविटीज से आप कैसे ये शिक्षा दे सकते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मैडम, जिस तरीके से आज सेंस का एक प्रोग्राम आपने बहुत ही अच्छा रखा, कल मदर्स डे, इसके बारे में क्या कहना जी, मदर्स डे के लिए भी हम लोगों ने इसको बहुत शॉर्ट किया है क्योंकि इलेक्शंस है। हम नहीं चाहते थे कि किसी वजह से कोई हिंड्रेंस हो, तो हमने उसको जिस तरह से भी शॉर्ट वे भी हम सेलिब्रेट कर सकते थे। तो हमने मदर्स के लिए एक स्पेशल फ़ोटो बूथ बनाया है। हमने उनके लिए कुछ स्वीट्स अरेंज करी हैं। तो मदर एंड चाय का एक फ़ोटो बूथ के साथ उनका फ़ोटो फ्रेम करके दे रहे हैं और हम उनको स्वीट्स दे रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा चुनाव संबंधी तैयारियों के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ब्रीफ कर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा पोलिंग पार्टी रवाना स्थल, मतगणना स्थल
कृषि उत्पादन मंडी समिति सातनपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थल एवं बैरिकेटिंग सहित विभिन्न व्यवस्थाएं देखी गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 में दूसरा सेमीफाइनल CM गोरखपुर वर्सेस स्पार्क लखनऊ के बीच खेला गया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए CM गोरखपुर की टीम निर्धारित 30 ओवरों में 191 रनों का विशाल स्कोर टीम ने खड़ा किया। CM गोरखपुर की तरफ से तरुण द्विवेदी ने 59 व प्रखर ने 24 रनों का योगदान दिया। स्पार्क लखनऊ की तरफ से अल्तमस को 3 व प्रिंस यादव को 2 विकेट मिले। जवाब में उतरी स्पार्क लखनऊ की टीम 29.4 ओवरों में 176 रनों पर सिमट गई। स्पार्क लखनऊ के कप्तान प्रिंस यादव ने शानदार पारी खेलते हुए 81 रनों का योगदान दिया। वहीं अंकित निषाद ने 22 रन बनाए। CM गोरखपुर के प्रखर उपाध्याय को 2 विकेट मिले। इस प्रकार से CM गोरखपुर ने सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी जीत दर्ज कर फाइनल के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। आज के मैच में मैन ऑफ द मैच हरफनमौला खेल का प्रदर्शन करने वाले प्रखर उपाध्याय रहे। वहीं फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रिंस यादव को मिला। मैच के मुख्य अतिथि शिवा क्रिकेट एकेडमी के कोच व जूनियर इंडिया खेले खिलाड़ी अरविंद सोलंकी जी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि हिमांशु तिवारी रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। के न्यूज इस लीग में मीडिया पार्टनर है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर कानपुर से है, जहां सेठ आनंद राम जयपुरिया मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब ने 10 और 11 मई को सेठ आनंद राम जयपुरिया मॉडल यूनाइटेड नेशंस के अपने 10वें वार्षिक संस्करण का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजदूत डॉक्टर दीपक बोहरा ने अपनी सौम्य उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रधानाचार्य शिखा बनर्जी ने ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक भाषण से प्रतिभागी प्रतिनिधियों को प्रेरित किया। वहीं समारोह के दूसरे दिन विनोद मेलोतरा एजुकेशन के डायरेक्टर ने कार्यक्रम में शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे JMUN 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख समितियों UNSC, ACOS, OC, इंटरपोल, लोकसभा और IP का अनुकरण करते हुए पूरे भारत से 350 से अधिक प्रतिनिधियों और 35 स्कूलों की बेहद उत्साही भागीदारी देखी गई व प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। यहाँ पे हमने 2 दिन का मॉडल यूनाइटेड नेशंस इवेंट करवाया है होस्ट, और यहाँ पे हमारे पास 350 के आसपास डेलीगेट्स आए हैं। हम लोग यहाँ पे युवाओं को एजुकेट कराने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, क्योंकि आसपास जो हमारे चल रहा है, दुनिया में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके लिए युवाओं को ये बात पता होना ज़रूरी है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और हर चीज़ को बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई के अलावा, जो इंसान को करनी चाहिए। अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, अपने आप को और बढ़ाना चाहिए। हमारे स्कूल में 2 दिन का मॉडल यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट हो रहा है, जिसमें बच्चों को सारी जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में अवगत कराया जाता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और पब्लिक स्पीकिंग इन्हांस करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाता है। हमारे MUN के माध्यम से हम विद्यार्थियों को यह बताना चाहते हैं कि भू में हो रहे सारे जो भी इश्यूज़ हैं, उनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए और इसके खिलाफ उन्हें कोई ना कोई कदम अवश्य उठाना चाहिए। इसे अनावश्यक घोषित करके साइड रखने से कुछ नहीं होने वाला। हमने 2 दिन का मॉडल यूनाइटेड नेशंस करवाया है, जिसका दूसरा दिन है आज। जो इवेंट का समापन कहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और मेन उद्देश्य क्या है? हमारे 2 दिन के MUN में कानपुर के बच्चे और दिल्ली, लखनऊ जैसे स्कूल्स के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है। हमारे पास 350 के अराउंड बच्चे हैं और इन पूरे उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आजकल के युवा को पता होना चाहिए कि पूरे देश में चल क्या रहा है और उन्हें उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठानी चाहिए। भले ही उनकी उम्र कम है, पर अगर वो अभी आवाज़ उठाना सीखेंगे तभी वो आगे जाके कुछ बड़ा करना भी जानेंगे। देखिए, ये जैसे आपको जानकारी कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस आदर्श संयुक्त राष्ट्र का
कार्यक्रम है जो अब पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जहाँ यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में जो बातें जिनकी चर्चा होती है, जो विषय, चाहे वो युद्ध से ताल्लुक़ हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्राइम से ताल्लुक़ हो, चाहे वो आंतरिक समस्याएं जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 370 है या CA है, नेशनल रजिस्टर है, या चुनाव की प्रक्रिया, तो इनके बारे में वो अलग अलग सब्जेक्ट चुनते हैं और इसमें 5 या 6 अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाती हैं। हमारे इस SAJ MUN मतलब सेठ आनंदराम जयपुरिया का जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस है, उसमें 20 स्कूलों ने भागीदारी की है, जिसमें से कानपुर के स्कूल्स हैं, उन्नाव के स्कूल्स हैं, लखनऊ के स्कूल्स हैं और गाज़ियाबाद के स्कूल्स भी हैं। बच्चे करीब 350 आए हुए हैं और ये मॉडल यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बच्चे। उसी का डिस्कशन, उसी के बारे में तर्क है और उसमें उन लोगों ने जो कमेटी बनाई है वो है UNHRC, फिर इंटरपोल, फिर UNSC, इकोसॉक और लोकसभा। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेस भी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में एक बार फिर सराफा कारोबारियों और दूसरे सराफा कारोबारियों का सोना लेकर फरार हो गया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार कानपुर कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधा वल्लभ ज्वेलर्स की दुकान है, जिसके मालिक हरिओम गुप्ता कई वर्षों से सोना चांदी का कारोबार कर रहे थे और अब नयागंज सराफा बाजार के कई कारोबारियों सहित अन्य कारोबारियों का करीब 1400 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया है एक व्यक्ति। पीड़ितों ने बताया कि हरिओम की दुकान काफ़ी वर्षों से है, इसलिए विश्वास पर ये कारोबार करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हरिओम सबका सोना लेकर ये हरिओम नाम का व्यक्ति जो है वो लेकर फरार हो जाएगा। पिछले माह यानी अप्रैल से उसकी दुकान बंद है। फ़ोन पर बात भी की तो दिल्ली में पत्नी का इलाज कराना बताया था और अब फ़ोन बंद जा रहा है। हालांकि इस मामले में एक कारोबारी ने करीब 10 करोड़ का सोना ले जाने की बात कही है। इस संबंध में DCP श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि सराफा कारोबारियों का आपस का मामला है, जिसमें एक कारोबारी सोना लेकर कहीं फरार हो गया। तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। DCP ने बताया कि करीब 90 लाख का सोना ले जाने की बात सामने आई है। बाकी जो भी जांच में आएगा वो समझा जाएगा। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। एक हरिओम गुप्ता जी ज्वेलर्स थे यहाँ पे, जिनकी फर्म का नाम था श्री राधा वल्लभ। उन्होंने मेरा व्यापार होता था। उन्होंने मेरे से 560 ग्राम माल लिया था होली से के आसपास। वो तब से 29 तारीख तक तो बात होती रही, उसके बाद से वो गायब हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, वो जा रहे हैं दिल्ली दिखाने के लिए। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। अब फ़ोन मिलाते हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। कुछ नहीं, हमारा श्री राधा वल्लभ ज्वेलर्स पीपल वाली कोठी में बेसमेंट में दुकान है राधा वल्लभ की, जिनके प्रोप्राइटर हरिओम गुप्ता हैं। करीब 7-8 महीने से, जान पहचान तो हमारी बहुत पुरानी है, 7-8 महीने से इनसे कंटिन्यू हमारा आरटीजीएस के द्वारा ये माल देते थे और आरटीजीएस के द्वारा पहले अप्रूवल में माल देते थे इनको। अप्रूवल के 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरीके से पेमेंट आगे पीछे वाला माल भेजते थे, पेमेंट करते थे। आरटीजीएस मोड से पूरा पैसा आरटीजीएस मोड से करते थे। तो देखिए, एक एप्लीकेशन आई है और उस पर हमारे थाना कलेक्टरगंज ने जांच करी है। मामला ये है कि एक व्यापारी हैं जिनकी सराफा की दुकान है। उन्होंने 2 व्यापारियों से, जो भी सराफे के हैं, और 25 अप्रैल के आसपास की बात है, जैसा कि एप्लीकेशन में दिया है कि एक से इन्होंने करीब 800 ग्राम और एक से 360 ग्राम सोना इन्होंने व्यापार के सिलसिले में लिया। अमूमन होता है, जैसा कि बता रहे हैं, कि कभी जब किसी ग्राहक आता है, माल दिखाना होता है, एक दूसरे से माल लेकर के दिखाते हैं। इनको ये उम्मीद थी कि ये व्यापारी हैं, हम लोगों से लेते देते रहते हैं तो ला करके लौटा देंगे। लेकिन जब वो आया नहीं, लौटाया नहीं, तब उनको डाउट हुआ और जब ढूंढा तो पता लगा कि वो जो है अपनी दुकान पे नहीं बैठ रहे हैं और गायब। के सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर 2 पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, अक्षय तृतीया पर सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर बाहा स्वरूप के सौंदर्यीकरण के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने तथा बाहा स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर 2 पक्ष
आमने सामने आ गए, जहां मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने को लेकर ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट लगातार मांग कर रहा है। के पीछे जो लोग पड़े हैं, हमें ये जो मन जैसा हमारा मंदिर है वैसा ही रहेगा, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो जो श्रद्धालु इधर आते हैं उनकी संख्या, ज्वालपा के पीछे जो लोग पड़े हैं, हमें ये नहीं चाहती, मैं ये सोच रही हूँ कि जो मन जैसा हमारा मंदिर है वैसा ही रहेगा, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो जो श्रद्धालु इधर आते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो स्वाभाविक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और मिल रहा है। कल एक दो दुकान होती थी, मैंने कब से देख रहा हूँ भैया, मेरा तो आना जाना, कभी एक आध बड़ा मुश्किल से प्रसाद देने के लिए एक आध मिलती थी, आज वही दुकानें बढ़ बढ़ करके 10 और 12। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना। कि आपने स्वयं में देखा होगा कि ये जो भीड़ थी, ये भीड़ क्यों थी, भीड़ किस लिए थी? मंदिर का वास्तविक बदलाव के लिए भीड़ थी। गुमराह किया गया था लोगों को, और वो वास्तविक आपको कोर्ट के फैसले का भी सब कुछ मिस्टर बिमल चंद अंथाल जी ने भी बताया है कि कोर्ट के फैसले की अवहेलना हो रही है। आपने स्वयं देखा होगा, माँ भगवती स्वयं दर्शन देती है और उसमें नाच के अपने स्वरूप को चेंज करने के लिए ना करने की गुहार लगाती है। तो वो हाँ, वो देवी स्वरूप हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं है उससे, या हमारा व्यक्तिगत उससे कोई इस तरह का कोई वो है। तो अगर माननीय सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी जो यहाँ पे आए हैं, हम उनकी 6 दिल से स्वागत करते हैं। रुक रहेंगे अगली खबर का। रामनगर शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार झोला छाप डॉक्टरों की जगह एक झोला, आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टरों की एक और बाढ़ सी आ गई है, तो वहीं उपचार के दौरान कई गरीब व मासूम इन झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पूर्व में कई बार अभियान चलाए गए हैं, लेकिन मात्र एक या दो दिन अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, जिससे लगातार झोला छाप डॉक्टरों का आतंक बना हुआ है। इस मामले में रामनगर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया तथा कई झोला छाप डॉक्टर अपने अवैध क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि रामनगर के मोहल्ला खताड़ी में निश्चय क्लिनिक के नाम से संचालित हो रहे इस अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह को शिकायत की गई थी। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि इस मामले में उक्त क्लिनिक को सील करने के साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई है। उक्त क्लिनिक के स्वामी को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगर वह अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीताम्बर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर है, जहां कुत्तों को टाइगर बाघ से कुत्तों को खतरा होना आम बात है, पर एक वायरस से टाइगर को कुत्तों से खतरा हो गया है। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से टाइगर गुलदार को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कुत्तों का शिकार करने से बीमारी ये फैलती है, कुत्तों में वायरस पाया जाता है। कॉर्बेट प्रशासन बना पहला पार्क जहां कुत्तों को केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से बचाने को लेकर शासन की अनुमति मिली है। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है ये एक संक्रामक बीमारी है जो
फेरल डॉग्स या जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं इनसे कैट फैमिली यानी कि टाइगर्स और लेपर्ड में फैलती है और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई इंसिडेंट पूरे विश्व में रिपोर्ट हुए हैं और भारतवर्ष में भी कई क्षेत्रों में CDV की रिपोर्टिंग हुई है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के भी कई टाइगर में इसकी रिपोर्टिंग हुई है, टोल प्राप्त हो चुका है और इस वर्ष इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो फेरल डॉग्स हैं इनका वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा और इसके साथ साथ एक डिजीज सर्विलेंस प्रोटोकॉल भी डेवलप की जाएगी टाइगर्स में जो हमारा CDV है इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर तहसील के बाल सभागार में आज अधिवक्ता संगठन द्वारा अपर जिला जज और परिवार न्यायाधीश सहित ACJM न्यायाधीश का विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर जिला जज और परिवार न्यायाधीश का लक्सर से पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थानांतरण हुआ है, जबकि ACJM न्यायाधीश का भी राजधानी देहरादून में स्थानांतरण हो चुका है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के पश्चात आज बार एसोसिएशन संगठन द्वारा लक्सर तहसील परिसर स्थित बार सभागार में विदाई कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष चौधरी सहदीप सिंह ने कहा कि इस संगठन की हमेशा से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों को विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसी के क्रम में आज भी स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों की विदाई की गई है। और स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्रवासियों अथवा वादकारियों और न्यायाधीशों द्वारा अन्य अधिवक्ताओं को भी सुलभ और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने की हमेशा से भूमिका निभाई गई। के साथ कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और मेरी एक प्रार्थना और है कि आप सचिव साहब भी मैडम अपर जिला जज और न्याय जो हमारे परिवार न्यायाधीश हैं द्विवेदी जी, उनका स्थानांतरण कोटद्वार हो चुका है और जो हमारी ACJM महोदय है सीमा जी, उनका स्थानांतरण जो है देहरादून हुआ है और जो हमारे दोनों जज हैं उनका स्थानांतरण हुआ है। उनका इसलिए विदाई समारोह हमारी जो सिविल बार एसोसिएशन उनके द्वारा किया गया, क्योंकि स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है और उसके तहत 3 साल के बाद हमारे जो जज साहब हैं उनके स्थानांतरण होते रहते हैं। इसलिए हमारी जो बार हैं उनकी विदाई समारोह करती है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य 3 साल के अंदर किया गया और उनके द्वारा एक सुलभ और सस्ता जो न्याय है हमारे जो द्वारा दिया गया और बहुत अच्छा कार्य किया गया, इसलिए हमारे द्वारा उनका विदाई समारोह किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट और पर्वतीय महिला चेतना सेवा समिति की ओर से कोटद्वार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकी का व्यवहारिक विज्ञान का कैसे समावेश हो, इसकी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में GIC कोटद्वार दुगड्डा और आर्य कन्या विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीण काश्तकारों ने भी हिस्सा लिया। शहर जाना है, हमको भी स्कूटी से दौड़ना है। दूसरा कुछ फैक्टर क्या है, क्या धक्का क्या देता है कि घर है, बड़े बड़े अच्छे बंगले हैं, वो देख के लोग शहर की ओर आते हैं। एक दिन हमारे पास गाँव में कम आए हैं, वो बोलती है शहर जाओ अच्छा पैसा कमाओगे, आप अच्छी नौकरी है तो गांव का आदमी भी सोचता है कि हम नौकरी करेंगे, शहर में जाएंगे नौकरी करेंगे। जीने के लिए शहरों में बात शहर में जो हमारे ग्रामीण जीवन का जैसे है, तो उसमें हमें ये देखना है कि पहले के उसमें हमारे ग्रामीण जीवन कैसा था, अब साइंस आ गई है, नई तकनीकें आ गई हैं, हमारा ग्रामीण जीवन कैसे हो गया है। शहरों में किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस नई जो साइंस की तकनीकी है उस तरह से हम आगे बढ़ाएं। और जैसा देखा गया है कि पहले ज़माने में जैसे खेती होती थी, अब उस खेती को चेंज करके अब नई तकनीकी से अच्छी खेती हो रही है, अच्छा उत्पादन होगा। और इसके साथ साथ बच्चों को भी हम ये सिखाना चाहते हैं कि देखिए साइंस विज्ञान से कितना लाभ है। आप साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी जितना भी था वो था एक शहरों की तरफ, जैसे दिल्ली शहर
और जितने भी एनसीआर हैं। लेकिन ये पहला हमने इसलिए यहाँ से कोटद्वार से शुरू किया है क्योंकि मैडम को पूरा यहाँ का सारा कुछ मतलब भौगोलिक हमें भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इनको। अब जैसे ये यू कॉस्ट है, यू कॉस्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। वहाँ पे मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जितने भी बच्चे वहाँ पे उनके इतना अच्छा वो है। हम रुक करेंगे अगली खबर का तराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज ऊंचा गांव द्वितीय बीट से खैर प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान और परिवहन करने पर 2 तस्करों को एक वाहन पिकअप और टाटा स्कॉर्पियो कार के साथ तस्करी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करते हुए वाहनों को सीज कर डोली रेंज कार्यालय परिसर में खड़ा कर दिया गया है। साथ ही तीनों तस्करों की जाँच की जा रही। खैर पेड़ों के कुल 4 लट्ठे बरामद किए गए हैं। वन उपज, खैर पेड़ों का अवैध कटान और खैर लट्ठों का अवैध परिवहन करने उपरोक्त दर्ज दोनों वाहनों को डोली रेंज लालकुआं में खड़ा कर सीज कर दिया गया है। वन अपराध में संलिप्त लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल दिनांक 9 तारीख को हमें लगभग शाम के 8 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग डोली रेंज के ऊंचा गांव बीट से अवैध रूप से कुछ पेड़ काटे हैं, जिनका माल वो आज भरेंगे। यहाँ पर सूचना मिलते ही हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई और जब हमने वहाँ पर देखा कि 2 पेड़ उनके द्वारा खैर के काटे गए हैं तो हम उनका इंतजार करने में लगे। तो कुछ देर बाद रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास ये कटे हुए प्रकाश को भरने आए, तो हम लोगों ने इनको मौके में रोकने की कोशिश की। पहले तो ये गाड़ी भगा के ले गए, लेकिन हमने पीछा करने के बाद इनको पकड़ लिया और 2 गाड़ियां इनसे बरामद हुई। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, दूसरी एक पिकअप गाड़ी है। अभी तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश का मौसम बदलने की वजह से वन अग्नि की घटनाओं में रोकथाम देखने को मिल रहा है। वनाग्नि के अब तक 1386 हेक्टेयर वनाग्नि से ये जंगल जलकर राख हो चुके हैं। 1386 हेक्टेयर का ये बड़ा एरिया जंगल का ये जलकर राख हो चुका है। वही बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं असम के दौरे से वापस उत्तराखंड लौटे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के जंगलों में लगी आग का सिलसिला जारी है। हालांकि राहत की बात ये है कि मौसम में आए बदलाव से वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटों में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं उत्तराखंड लौटते ही राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया। समय कल कोई भी घटना नहीं हुई और आज भी अभी तक कोई घटना की समाचार नहीं है।
और हम लोगों ने भी कल बैठक में निर्णय लिया कि इस पर एक दूरगामी नीति बनाने के लिए, क्योंकि जिस पर हम आगे बढ़ भी रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो पंचवर्षीय कार्य योजना को बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 5 साल में किस तरह जन सहभागिता के साथ और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कई रिफॉर्म्स किए हैं वन विभाग में, तमाम ऐसी, चाहे वो पेड़ काटने के नियम में परिवर्तन करने का प्रश्न हुआ हो, जहाँ 27 प्रजातियाँ को ही छूट थी और सैकड़ों प्रजातियों को अनुमति का प्राविधान था, वहाँ पर मात्र 15 प्रजातियों को अब प्रतिबंधित रखने के बाद बाकी प्रजातियों को छोड़ने का काम किया। वन पंचायतों में जैसे आम आदमी की आजीविका से कोई संबंध नहीं था, उस पर वन पंचायत की भूमि पर खेती अलाउ कर दी है, ताकि जड़ी बूटी और फलदार वृक्षों की खेती करके आम आदमी की आय पर सीधे सीधे वन पंचायत का उसकी आजीविका से जुड़े। इसके साथ साथ इको टूरिज्म में नए डेस्टिनेशंस को बना करके 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दें। तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की ज़रूरत ही नहीं है, वीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है, और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे, 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी है। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियाँ हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र में इस पर विचार करना चाहिए। पहले से लोगों के अधिकार, लोगों का जनजीवन जो है जंगलों से मिला हुआ था, उनके रोज़ की लकड़ी आनी है, घास आनी है, कुछ उनको चुगान की लकड़ी मिल जाती थी, कुछ उनको हक हकूक मिलते थे जिससे अपने घर ठीक करते थे, वो सारा सिस्टम क्रैश कर गया है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार वनाग्नि को रोकने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है, सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग में छोटे कर्मचारियों की लंबे समय से कमी बनी हुई है, उनके पास संसाधनों का भी अभाव है। फायर वॉचर को कई बार समय पर वेतन नहीं मिलता, तो कई के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए रखे जाने वाले फायर वॉचर पर्याप्त नहीं है और उनकी सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार बहुत गंभीर है और जिसका मुखिया ही, प्रदेश सरकार का मुखिया ही मैदान में उतर गया हो और एक संदेश देने का काम किया कि चाहे वो कोई भी संस्था हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सरकार हो, सबको इस समय पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका पत्र है, उसका संज्ञान लेंगे माननीय मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर हर अधिकारी कर्मचारी को हमको सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहली बार नहीं है। 2016 में सबसे अधिक वनाग्नि का आंकड़ा है और तब के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो प्रश्न खड़े और भी कर रहे हैं उनको ये भी झांकना चाहिए कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक भाग है, भूभाग में 65% फॉरेस्ट है। उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लगी, उस पर हमने अपनी चिंताएं काफ़ी समय से जो है सरकार के सम्मुख रखी। हम लगातार सरकार को चेताते रहे, सरकार को जगाते रहे, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोती रही। और मुख्यमंत्री भी तब जागे जब जो है 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके खाक हो गए, वन्य जीवन को गंभीर जो है नुकसान हुआ और पर्यावरण को जो है गंभीर जो है नुकसान हुआ। उसके बाद केवल बयानबाजियाँ हुई और इंद्रदेव की कृपा से अब थोड़ा बहुत अग्नि पर जो है नियंत्रण
नियंत्रण हुआ है, लेकिन सरकार के इंजाम जो है हाँफते हुए नजर आए। सरकार जो है कहीं भी गंभीर नजर नहीं आई। वन मंत्री लगातार जो है प्रदेश में नहीं रहे। ये बहुत गंभीर विषय है और यही बात भाजपा के विधायक ने पत्र लिख करके कही है। वही सवाल खड़े किए हैं जो विपक्ष लंबे समय से खड़े कर रहा था। तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि भाजपा विधायक के पत्र से भी होती है। कुल मिलाकर प्रदेश के मौसम में आए बदलाव ने जरूर धामी सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार के पास वनाग्नि को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है? क्या सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचा रही है? सवाल ये भी है कि क्या फायर वॉचर को सरकार समय पर वेतन नहीं देती? क्या वन विभाग में कर्मचारियों का टोटा है? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।